आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो देखने जा रहे हैं वैसे वो काफी ज्यादा मैं कहूंगी कि टॉपिक के लिहाज से, टाइटल के लिहाज से तो मैं कहूंगी कि बहुत एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इसी वजह से हम लोगों ने पिछली वीडियो भी देखी थी और अब हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम लोगों को ये सजेस्ट की गई थी। टाइटल क्या बताएंगे मौज? टाइटल है क्या पाकिस्तान बनेगा श्रीलंका। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं कि क्या पाकिस्तान की हालत भी श्रीलंका जैसी होने वाली है। मीशत इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि श्रीलंका में मुल्क टोटल केओस में वजीर आजम के जाने से मीशत कैसे ठीक होगी किसी को नहीं पता। एक मुल्क जो है वो आपके सामने नजर आ रहा है माशी तौर पे बिल्कुल अदम इस्तेकाम, एक तबाह होता हुआ मुल्क नजर आ रहा है। अल्लाह ना करे कि मईशत उनकी तबाही की तरफ है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज ने देश की बदतर होती इकोनॉमी के संकेत देने शुरू कर दिए हैं। आज 228 अरब रुपया डूब गया। 228 अरब रुपया स्टॉक मार्केट में डूब गया, यानी इसका मतलब है 2 खरब 28 अरब 57 करोड़ 19 लाख अगर एक्यूरेट लें आप, ये डूब गए। क्योंकि सऊदी अरब से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को खाली झोली लेकर वापस आना पड़ा है। तासुर दिया गया कि सऊदी अरब ने 8 अरब डॉलर दे दिए हैं, जबकि मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि सऊदी अरब ने 3 अरब डॉलर वापस मांग लिए हैं। पहले कह रहे थे उन्होंने 8 अरब डॉलर दे दिए। क्योंकि पाकिस्तान की मीडिया से खबरें आ रही हैं कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात की थी कि डिस्कस का लफ्ज इस्तेमाल किया है सऊदी अरेबिया ने। डिस्कस के हवाले से, रिलीफ पैकेज के हवाले से। तो वो डिस्कस जो है वो डिस्कस ही होता रहा है, हो रहा है अभी तक। पैसे उनकी तरफ से नहीं दिए, नहीं ना दिए हैं और ना देंगे। क्योंकि पाकिस्तान के इकोनॉमी एक्सपर्ट्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि पाकिस्तान में भयानक महंगाई आने वाली है। अभी मुश्किल वक्त आना बाकी है। जैसे आप महंगाई का जिक्र कर रहे थे, महंगाई मजीद बढ़ेगी। अच्छा, क्योंकि पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन ने पाकिस्तान के साथ ही डबल गेम खेल दिया है। मतलब ये अलग रखे ना सिलसिला पैसों वैसों का, तो फिर उसके बाद पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। उनकी तरफ से ये कंडीशन आ गई है, IMF की तरफ से यहां से कंडीशन आ गई है कि जी आप या तो एक्सटेंड कर दें और इसी के बदले में हम तिजारत करते हैं। चाइना चुप है अभी तक। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है और संकेत ऐसे मिल रहे हैं पाकिस्तान के भीतर से कि हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, बड़ी मुसीबत आने वाली है। तो ऐसे में इसीलिए यह सवाल निकलकर सामने आया है कि क्या जैसी हालत अभी कुछ दिनों पहले श्रीलंका में हुई और जैसी हालत वहां पे चल रही है, क्या ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी बन सकते हैं? चीन के चंगुल में फंसकर श्रीलंका बर्बाद हो चुका है, तबाह हो चुका है, इकोनॉमी ध्वस्त हो चुकी है, लोग सड़कों पर हैं, सेना बुलानी पड़ी है, जगह जगह आगजनी हो रही है, PM का घर जला दिया गया, दूसरे नेताओं का घर जला दिया गया, नेताओं के साथ जो बड़े नेता हैं उनके साथ हाथापाई हो रही है, हमले किए जा रहे हैं। यानी कुल मिलाकर श्रीलंका में भयंकर क्योस की स्थिति है और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि वहां पर हो क्या रहा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि श्रीलंका का वर्तमान और भविष्य दोनों ही फिलहाल अंधेरे में नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान भी श्रीलंका वाली राह पर चल निकला है? तो आज के इस एपिसोड में मैं आपको बिल्कुल एनालिसिस, सबूत और सही जानकारी के साथ ये बताने की कोशिश करूंगा कि क्या वाकई ऐसा होने वाला है। ये जो सवाल हैं इसके जवाब का पहला सिरा हमें मिलेगा पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू से। इस वक्त $1 की कीमत कितने पाकिस्तानी रुपए है, यह दिखाने के लिए मैं आपको सीधे पाकिस्तानी वेबसाइट forex.pk पर लेकर चलता हूं। 10 मई को दोपहर करीब 2:30 बजे $1 की कीमत थी 190 पाकिस्तानी रुपए। डॉलर का इतना ज्यादा महंगा होना बताता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी कितनी खराब हालत में पहुंच चुकी है। आपके रुपए की वैल्यू ही नहीं है। अगर आप पाकिस्तानी रुपए की तुलना भारतीय रुपए से करते हैं तो ये देखिए, एक भारतीय रुपए की कीमत दोगुनी हो चुकी है।
एक भारतीय रुपए की कीमत है 2 रुपए 10 पैसे पाकिस्तानी रुपया। वहीं अगर श्रीलंका की करेंसी देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 365 श्रीलंका रुपए है, यानी श्रीलंका की करेंसी तो एकदम बर्बाद हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत अभी वहां तक नहीं पहुंची है, लेकिन उसने भी आधे से ज्यादा रास्ता तय कर लिया है। यानी अगर पाकिस्तान की सरकार ने जल्दी कुछ नहीं किया तो श्रीलंका वाली हालत बन सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 75 साल में पाकिस्तान की ऐसी खराब हालत कभी नहीं रही जैसी आज है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर पाकिस्तान ऐसी हालत में क्यों पहुंचा? क्यों पाकिस्तान की इकॉनमी आईसीयू में चली गई है, वेंटिलेटर पर है, क्यों इतनी स्थिति खराब है? इसे समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि अभी जो सरकार थी, यानी इमरान खान थे, उन्होंने पाकिस्तान की इकॉनमी को सुधारने के लिए क्या किया या डुबोने के लिए क्या किया, यह जानना बहुत जरूरी है। तो पहले देख लेते हैं कि इमरान खान जब आए थे तब पाकिस्तान की इकॉनमी कैसी थी, और 4 साल बाद इमरान खान जब चले गए तब वो किस हाल में पाकिस्तान की इकॉनमी को छोड़कर गए हैं। पाकिस्तान के जाने माने इकोनॉमिस्ट हैं फारूक सलीम साहब। इन्होंने पिछले 3 हफ्तों में कई सारे आंकड़े पेश किए हैं। इन्हीं में से एक आंकड़ा है पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का। पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त 52 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का कर्ज है। 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान ने कर्ज लिया 30 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। जब इमरान खान पीएम बने, यानी 4 साल 2018 से लेकर 2022 तक, तब जो कर्ज लिया उन्होंने वो है 22 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए का। इसका मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान ने 71 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 58% था, जबकि इमरान खान ने अगले 4 साल में जितना कर्ज लिया वो कुल कर्ज का 42% है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इकॉनमी को कहां लाकर छोड़ा है। ये सारे आंकड़े बता रहे हैं कि किस तरह उन्होंने कर्ज लेने के सारे रिकॉर्ड तोड़े हैं। ये वही इमरान खान थे जो पीएम बनने से पहले कहा करते थे कि खुदकुशी कर लूंगा लेकिन कर्ज मांगने नहीं जाऊंगा। खैर, अब तो खान साहब कुर्सी पर रहे नहीं, वो चले गए हैं। लेकिन इस वक्त मुझे पेंडू रिएक्शन वाले याकूब भाई की बड़ी याद आ रही है। याकूब भाई को कई सारे रिएक्शन वीडियोस में मैंने ये कहते सुना था, मतलब अमूमन जब भी इमरान खान की बात होती थी, देश पर चढ़ रहे कर्जे की बात होती थी, तो वो कहते थे कि भाई इमरान भागेगा नहीं, सारा कर्जा उतार कर जाएगा। तो भाई अब मैं याकूब भाई से पूछना चाहता हूं कि बता दीजिए भाई कि इमरान खान ने जो 22 ट्रिलियन रुपए का कर्जा ले लिया है वो कैसे और कब उतारेंगे? मेरे हिसाब से खान साहब इमोशनल तरीके से देश को चलाना चाहते थे। अभी भी जो वो भाषण दे रहे हैं वो सारा इमोशनल एंगल है उसमें। तो खान साहब इकोनॉमी को मैनेज नहीं कर पाए, देश को मैनेज नहीं कर पाए। और देश को मैनेज करना बिल्कुल एक किसी बड़ी कंपनी जैसे चलाई जाती है, ठीक वैसे ही चलाया जाता है। तो कैसे मैनेज की जाती है कंपनी और कैसे इसका प्रभाव देश की लीडरशिप पे भी पड़ता है, तो इसे जानने के लिए हमें इंडिया में जो मौजूद कुछ टॉप ब्रांड्स हैं उनकी जो मैनेजमेंट पॉलिसीज हैं या वो टॉप ब्रांड्स कैसे अपने आप को इंडिया में मैनेज करते हैं, उससे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, एक किताब है, उसका नाम है मैनेजमेंट लेसन्स फ्रॉम आइकॉनिक ब्रांड्स इन इंडिया। इसमें बताया गया है कि कैसे मैनेज किया जाता है जो बड़े ब्रांड्स हैं। तो बहुत कुछ सीखा जा सकता है इससे। तो अगर आपको इसको पढ़ने का मन नहीं कर रहा हो तो कुकू एफएम पर ये ऑडियो बुक के रूप में भी मौजूद है। कुकू एफएम ऑडियो लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिंदी, अंग्रेजी और दूसरी रीजनल लैंग्वेजेस में 1000 घंटे से भी ज्यादा की ऑडियो बुक्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जहां आप इसी तरह की दूसरी कई ऑडियो बुक्स को सुन सकते हैं। डिफेंस डिटेक्टिव के दर्शकों के लिए अभी कुकू एफएम पर एक्सक्लूसिव ऑफर चल रहा है। अगर आप कूपन कोड DDT50 का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कुकू एफएम की सारी लाइब्रेरी की जो कॉस्ट है 399 रुपीज पर ईयर की, वो आपको सिर्फ 199 रुपीज में साल भर के लिए मिल जाएगी। ये ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए वैलिड है। इसका लिंक आपको नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वापस आते हैं आज के अपने टॉपिक पर, यानी पाकिस्तान में बदहाल हो चुकी अर्थव्यवस्था पर। अच्छा, पाकिस्तान की जो मौजूदा हालात दिख रहे हैं उसके लिए सिर्फ इमरान खान का कर्ज लेना ही जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए इमरान खान के वो गलत फैसले भी हैं जिनकी वजह से आज पाकिस्तान की आवाम को भारी महंगाई से दो चार होना पड़ रहा है।
पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट फारूक सलीम ने इसे लेकर भी एक डेटा शेयर किया है, जिसमें उन्होंने साल 2018 और साल 2022 के बीच कंज्यूमर प्राइसेस, सेंसिटिव प्राइसेस और होलसेल प्राइसेस की तुलना की है। और यह डेटा उनका अपना नहीं है बल्कि पीबीएस का है। इसके मुताबिक साल 2018 में कंज्यूमर प्राइसेस जहां 5.8% अप थे, वहीं साल 2022 में ये 13.4% अप हैं। सेंसिटिव प्राइसेस साल 2018 में जहां 3.3% पर था, वहीं साल 2022 में 14.2% अप है। होलसेल प्राइसेस 2018 में जहां 11% अप था, वहीं इस साल 28% अप है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इस वक्त कितने बुरे दौर से गुजर रही है, किस तरह वो अपना घर चला रही है, इनफैक्ट किस तरह वो खाना खा पा रही है। खैर, अब इमरान खान पीएम की कुर्सी पर तो रहे नहीं, लेकिन उनका लिया कर्जा मौजूद है और वो मौजूदा सरकार पर बेहद भारी पड़ने वाला है। इसीलिए पीएम शहबाज शरीफ ने पद संभालते ही सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा किया, जिससे वहां से कुछ पैसे मिल जाएं, क्योंकि इकॉनमी इस वक्त आईसीयू में वेंटिलेटर पर है और फिलहाल सिर्फ सऊदी अरब ही है जो पाकिस्तान की इकॉनमी को वेंटिलेटर से हटा सकता है। तो सऊदी अरब के दौरे के बाद अच्छी खबर आई। 1 मई को पाकिस्तानी अखबार द न्यूज ने खबर दी कि पाकिस्तान को सऊदी अरब से $8 बिलियन का राहत पैकेज मिल रहा है। साथ ही यह भी कहा गया था कि सऊदी अरब से जो तेल पाकिस्तान को मिल रहा था, उसे भी दोगुना करने का पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था, यानी $1.2 बिलियन से $2.4 बिलियन करने का प्रस्ताव था, जिसे सऊदी अरब ने मान लिया है। एक तरह से पाकिस्तान के लिए ये खुशी की खबर थी। खूब ढोल नगाड़े बजाए गए, कहा गया कि भाई पाकिस्तान के ऊपर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं वो अब दूर हट जाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि खुशियों को फौरन नजर लग जाती है, और इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। अब खबर यह है कि सऊदी अरब ने तो पाकिस्तान को पैसे देने की बात ही नहीं की थी। $3 अरब जो सऊदी अरब ने दिए थे वो भी वापस मांग लिए हैं। यहां द न्यूज ने एक खबर दी थी और ये क्लेम किया था कि सऊदी अरब से कोई $8 अरब की डील हो गई है पाकिस्तान की। वो झूठा साबित हुआ। अब जो खबर आई है ये मुजम्मल असलम है, उन्होंने 2 चीजें बड़ी अहम जो है अलार्मिंग उन्होंने बताई हैं। नंबर 1 ये है कि IMF ने उनकी तमाम शराइत रद्द कर दी हैं जो ये हुकूमत लेकर गई थी, और सऊदी अरब ने भी $3 अरब वापस मांग लिए हैं। बगले बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि भीख मिल गई, कमाल हो गया, जबरदस्त हो गया। मुझे भी लगा कि शायद तजर्बाकार भिखारी हैं, पैसे लेकर आए होंगे। जर्नलिस्ट इमरान खान रियाज जिनका नाम ले रहे थे वो मुजम्मिल असलम हैं। फिलहाल इमरान खान की पार्टी PTI के प्रवक्ता हैं, इकोनॉमी और फाइनेंस की अच्छी खासी जानकारी रखते हैं। इन्होंने ही दावा किया है कि ना तो IMF $2 बिलियन का एक्स्ट्रा लोन देने वाला है, ना ही सऊदी अरब से पाकिस्तान को कुछ मिला है। असलम साहब का कहना है कि खुद पीएम शहबाज शरीफ ने कहा है कि सऊदी अरब से कुछ नहीं मिला है। इसीलिए असलम साहब ने पूछा है कि क्यों फेक न्यूज दी जा रही है। साथ में उन्होंने एक वीडियो क्लिप भी शेयर की है जिसमें इशाक डार का जिक्र किया गया है। इशाक डार पाकिस्तान के फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं और PMLN के नेता हैं। उन्होंने IMF की डील पर क्या कहा है आपको सुनवा देता हूं। बात करनी पड़ेगी IMF के साथ, अपना अवाम के इंटरेस्ट में बात करें। जो हमारी जो महंगाई का तूफान है, अवाम को अगर आपने अपने हाथों से अपना बिल्कुल उनका गला दबाना तो वो और बात है। डॉक्टर साहब, अगर IMF ने इनकार कर दिया और कहा कि $1 बिलियन और आप तो अब बल्कि $6 बिलियन के पैकेज को $8 बिलियन करने की बात करें, उन्होंने इनकार कर दिया, जो कि वो कर सकते हैं, तो फिर क्या होगा? किसने जो $8 बिलियन हो गया? नहीं, ये प्रपोजल गया है ना, 6 बिलियन से $8 बिलियन का प्रपोजल गया है ना, ये कि हम इसको 1 साल एक्सटेंड कर देते हैं IMF प्लान को और 6 बिलियन पैकेज को $8 बिलियन कर देते हैं। प्रपोजल तो बहुत जाते हैं, उनकी अपनी ऑफिशियल रिलीज में उन्होंने कहीं नहीं कहा 8 बिलियन करेंगे। हाँ। उन्होंने कहीं नहीं कहा बढ़ाएंगे। देखिए, हम इस तरह की जो मिसलीडिंग जो है ना जी डिस्कशन को अवॉइड करें। हु आर दे टू टेल अस कि हमारा रुपया किधर होना चाहिए? हु आर दे टू टेल अस कि हमारा इंटरेस्ट रेट किधर होना चाहिए? ये हमने अपने मुल्क को चलाना है, हमने डिक्टेशन लेकर अपना बेड़ा गर्क कर रहे हैं। यानी कुछ झोलमाल तो है, कुछ गड़बड़ तो है। अच्छा देखिए, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, क्योंकि IMF का डेलीगेशन पाकिस्तान आने वाला था, जो बेल आउट पैकेज की बात चल रही थी उस पर डिस्कशन करने के लिए। लेकिन अब वो पाकिस्तान नहीं आ रहे हैं IMF वाले। अब उन्होंने कहा है कि दोहा में वो पाकिस्तानी डेलीगेशन से मिलेंगे। IMF वाले जो हैं उन्होंने कहा है कि दोहा में हम आपसे मिलेंगे। लेकिन इसके लिए, इस मीटिंग के लिए भी IMF वालों ने एक बड़ी शर्त रखी है। अब ये शर्त क्या है मैं आपको खुद बताऊं, उससे अच्छा है कि आप पाकिस्तान के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, उन्हीं की ज़बानी सुन लीजिए कि IMF ने क्या शर्त रखी है। दोहा में
आईएमएफ के लोग उनसे मिलेंगे उस सूरत में, पाकिस्तान के डेलीगेशन से, जब 15 तारीख तक आपने पेट्रोल से की सब्सिडीज खत्म कर दी होंगी। तो ठीक है, 15 मई तक आपने सब्सिडीज खत्म करके वो जो तेल वेल की सारी प्राइसेस, पेट्रोल की असल कीमत है जी, असल आपने सब्सिडी 15 तक खत्म कर दी। हाँ। तो वो आपसे 18 को मिलेंगे। ये प्री कंडीशन है अभी तक। यानी एक तरह से आईएमएफ ने भी पाकिस्तान को लटका दिया है कि जब तक आप उनकी सारी शर्तें नहीं मान लेते तब तक 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर दिक्कत नहीं होती तो कर्ज मिलने में परेशानी नहीं होती। अब आईएमएफ हो या फिर सऊदी अरब, इतनी आसानी से पैसे मिलते तो दिख नहीं रहे हैं। देखिए, पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट द न्यूज ने इसी 7 मई को खबर दी थी कि सऊदी अरब से पहले मिले $3 बिलियन के लोन पर पाकिस्तान एक्सटेंशन मांग रहा है। इसके बाद 10 मई को इसी द न्यूज ने खबर दी कि सऊदी अरब से $3 बिलियन मिलने वाले थे, उसे उसने आईएमएफ के साथ जोड़ दिया है। खबर के मुताबिक सऊदी सरकार ने पाकिस्तान से कह दिया है कि $3 बिलियन तभी मिलेंगे जब पाकिस्तान आईएमएफ की पुरानी शर्तों पर वापस लौटेगा। अब आईएमएफ की पुरानी शर्तें क्या थी? शर्त यह थी कि पेट्रोल डीजल की जो सब्सिडी दी जा रही है वो हटाई जाए, गैस की सब्सिडी हटाई जाए, बिजली की सब्सिडी हटाई जाए। और अगर ये सारी सब्सिडी हटा दी गई तो इसका नतीजा क्या होगा? ये सारी फिर से महंगी होंगी, और ना सिर्फ महंगी होंगी इनकी कीमतें, बल्कि इसमें जितनी भी सब्सिडी दी जा रही है आईएमएफ ने कहा है उसको हटानी, यानी कि और एक्स्ट्रा रुपए भी जोड़े जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि इमरान खान ने हटने से पहले जो लोक लुभावन आवाम को खुश करने के लिए जो घुट्टी पिलाई थी कि पेट्रोल की कीमतें कम कर दो, ये कम कर दो, वो कम कर दो, वो सब हटने वाली है। बहुत बड़ी वजह यह है कि जब पेट्रोल और डीजल की कीमतों पे हुकूमत ने मसनूई तौर पे उनको नीचे रोक के रखा है, वो मसनूई तौर पे महंगाई को रोक के रखा है। अब जब ये आलमी दुनिया की कीमतों में चलेगी, कोई 200 रुपए का पेट्रोल बिकेगा, 225 रुपए डीजल की कीमत से लेके जाना होगा, तो आप बड़ा वाज़ेह है कि उसकी असरात महंगाई के ऊपर बहुत तेजी से आएंगे और बहुत ज्यादा आएंगे। और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत से ऐसा लगता है कि ये 200 रुपए तक खुदा ना खास्ता डॉलर पहुंच जाएगा, और पेट्रोल की कीमत भी ये यहां तक ले जाएंगे। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FPCCI ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को मुल्क में माशी इमरजेंसी नाफज करने के लिए खत लिख दिया है। वजीर आजम को खत लिखते हुए उन्होंने कहा, लॉकर्स में रखे डॉलर्स को बैंकिंग चैनल्स में लाने के लिए हुकूमत मुराद फराहम करे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उनमें इजाफा कर दें। आप बाहर से महंगा पेट्रोल खरीद कर सस्ता क्यों बेच रहे हैं? यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान की आवाम पर महंगाई की बहुत बड़ी मार पड़ने वाली है। महंगाई आगे कहां जाने वाली है, यह तो सोच सोच कर ही मुझे अफसोस हो रहा है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और इसी बीच एक और काम हुआ है। यह काम हुआ है पाकिस्तान के आयरन ब्रदर चीन की तरफ से। चीन ने भी अपना खेल चालू कर दिया है। चीन से जो पैसे पाकिस्तान ने बतौर कर्ज लिए हैं, उनमें से $1 बिलियन पाकिस्तान को इसी महीने वापस करने हैं। पाकिस्तान की नई सरकार ने चीन से मिन्नत की है कि ये पैसे वापस ना लें, लेकिन चीन ने पाकिस्तान की इस मांग पर न तो जवाब दिया है और ना ही शहबाज शरीफ को चीन के दौरे के लिए क्लियरेंस दी है। चाइना से $2.3 बिलियन लिए थे हमने। इस महीने हमने $1 बिलियन चाइना को वापस करना है। हमारी तरफ से अब रिक्वेस्ट ये गई है कि वो $1 बिलियन आप हमसे वापस ना लें, बल्कि ऐसा है कि हम आपके मुल्क से ही सामान वगैरह खरीद लें। इस पे उनका कोई जवाब नहीं आया। ना सिर्फ ये जवाब नहीं आया, बल्कि साथ ये रिक्वेस्ट हो गई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ चाइना जाएंगे, तो उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि अभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर थोड़े दिन पहले होके गए थे, इमरान खान साहब, तो अभी कोई खास बात, खैरियत। अच्छा, आयरन ब्रदर चीन ने सिर्फ यही नहीं किया कि शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि भैया आना क्यों है, वो जानता है कि पैसे मांगने आ रहे हैं। इसके अलावा उसने एक दूसरा गेम भी चालू कर दिया है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां हैं, तो उसने अपनी ही कंपनियों के स्क्रू टाइट करने शुरू कर दिए हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। इसका असर यह हुआ है कि चीनी कंपनियों ने पाकिस्तान की सरकार को धमकी देनी शुरू कर दी है, और यह धमकी इतनी बड़ी है कि अगर इसकी सुनवाई नहीं हुई तो पाकिस्तान की बत्ती गुल होना लाजमी।
पाकिस्तानी न्यूज वेबसाइट डॉन न्यूज की इसी साल 9 मार्च की इस रिपोर्ट को देखिए। इसकी हेडिंग में लिखा गया है कि चीनी कंपनियां पावर प्रोजेक्ट में अपना 12 अरब 35 करोड़ रुपए का बकाया मांग रही हैं। इसमें बताया गया है कि पेमेंट के लिए उन्होंने पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को कहा है कि जल्द से जल्द पेमेंट करें। यह बकाया पैसे मटियारी लाहौर हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट ट्रांसमिशन के लिए है। अब इसी डॉन न्यूज की वेबसाइट ने 10 मई को एक और खबर छापी है। इसकी हेडलाइन में लिखा है कि चीनी पावर कंपनियों ने चेतावनी दी है कि 300 बिलियन रुपए की पेमेंट अगर नहीं की जाती है तो वो पावर प्लांट बंद कर देंगे। खबर में बताया गया है कि 2 दर्जन से भी ज्यादा चीनी कंपनियां पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं और पेमेंट नहीं होने की सूरत में वो पावर प्लांट्स को बंद करने पर मजबूर हो जाएंगी। साफ है पाकिस्तान में भूचाल आने वाला है। ना तो IMF उसकी बात सुन रहा है, ना सऊदी अरब से उसे पैसे मिल रहे हैं और ना ही चीन ही उसकी मदद करने को तैयार है। अब इस 3 तरफा मुसीबत में घिरे हुए पाकिस्तान को क्या महसूस हो रहा है, आगे उसके साथ क्या हो सकता है, इसके लिए मैंने भारत के एक इकोनॉमी एक्सपर्ट हैं उनसे मैंने बातचीत की और उनसे जानना चाहा कि पाकिस्तान में क्या हो सकता है। सतिंदर जीत सिंह साउथ एशिया की इकोनॉमी पर बेहद गहरी नजर रखते हैं। IIM अहमदाबाद से इन्होंने एडवांस्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट की पढ़ाई की हुई है। आप सब तो जानते ही हैं कि IIM अहमदाबाद का नाम भारत के टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में शुमार किया जाता है। मैंने उनसे जानना चाहा कि जिस तरह पाकिस्तानी रुपया डॉलर के आगे फ्री फॉल हो रहा है, क्या इससे पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन सकते हैं क्या? इन द करंट सिनेरियोज जब एक्सपोर्ट्स कम हैं जैसा कि पाकिस्तान के केस में है और इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और वो टाइम के साथ बढ़ेंगे, तो उससे क्या होगा कि जो पाकिस्तानी रुपीस है वो और नीचे गिरेगा, वो और डीवैल्यू होगा। और क्योंकि ये जो मामला है ये साथ में लोन्स का भी है, तो उसकी जो रीपेमेंट है उसके लिए एक्सपोनेंशियली बहुत ज़्यादा अमाउंट जो है वो आपको इन फॉर्म ऑफ टैक्स आपकी जो लोकल आवाम है उससे कलेक्ट करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा लिटिल हायर क्लास है इन टर्म्स ऑफ मिडिल क्लास, उस पर उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब तबका है उस पर असर पड़ेगा, वो गरीबी बढ़ती जाएगी। सो ये जो है ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बन सकती है। अगर आप सब्सिडी नहीं दे रहे और आपको टैक्स बढ़ाने पड़ रहे हैं, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उससे जो गवर्नमेंट है उसको एक तरह से लॉस है, क्योंकि पब्लिक का जो फेथ है वो उनके ऊपर से हट जाएगा। मगर एट द सेम टाइम वो जो गवर्नमेंट जिसको इस तरह की सिचुएशन से डील करना पड़ रहा है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये जो है ये इंटरनल अनरेस्ट क्रिएट करता है, और ये जो अनरेस्ट है ये टाइम के साथ बिल्कुल वैसा ही होता जाएगा जैसा श्रीलंका में हुआ। ये सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तानी इकोनॉमी एक्सपर्ट जो हैं फारूक सलीम साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने समझाया कि क्यों पाकिस्तान को चिंतित होने की जरूरत है, क्यों पाकिस्तान में श्रीलंका वाले हालात बन रहे हैं। आप फारूक सलीम का ये ट्वीट देखिए। जैसे श्रीलंका 12 अप्रैल को डिफॉल्टर हुआ तो उसके नतीजे में कुछ ही दिनों बाद सोशल अनरेस्ट भड़का। 9 मई को हिंसक प्रदर्शन होने शुरू हो गए और उसके बाद सेना को बुलाना पड़ा। फिलहाल पाकिस्तान में डिफॉल्ट वाली सिचुएशन आनी शुरू हो चुकी है। इस पर मैंने भारत के इकोनॉमी एक्सपर्ट सतिंदर जीत सिंह से सवाल पूछा कि क्या पाकिस्तान की अभी की इकोनॉमिक कंडीशन है, उसे देखते हुए भविष्य क्या लग रहा है। ओवरऑल एक्सपेंस में 5 से 6 बिलियन डॉलर उनको मंथली चाहिए इन टर्म्स ऑफ इंपोर्ट जो उनको करना है। तो अगर मैं इसका ओवरऑल कैलकुलेशन देख रहा हूँ तो मैं हर साल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेफिसिट को आता हुआ देख रहा हूँ, और जो उनका इनकम गैप वर्सेस जो पेमेंट गैप है, जो लायबिलिटीज़ हैं, उसको बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। जिस तरह के करंट सिनेरियो मुझे दिख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंस, टू बी वेरी फ्रैंक, दे आर नॉट ऑनगोइंग कंसर्न। मतलब वो ऑलमोस्ट एक बैंकरप्सी की सिचुएशन में है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बट वो इस तरह के सिनेरियो में है। शायद 5-6 महीने चीज़ें फिर भी स्टेबल चलेंगी, बट मे बी 2 साल के बाद ये सब मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जिस तरह के उनकी पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, जिस तरह के उनके लीगल सिस्टम्स हैं, जिस तरह के वहाँ पर इश्यूज होते रहते हैं, इट इज़ नॉट ईजी फॉर कंपनीज टू कम एंड इन्वेस्ट। सो it is not a favorable environment for a business to grow.
स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एफडीआई। तो मैं ओवरऑल आने वाले टाइम में सिचुएशंस को बदतर पे बदतर होता हुआ देख रहा हूँ। आई होप किसी तरह से वो समझ जाए। भारतीय इकोनॉमी एक्सपर्ट की बातों को पाकिस्तानी इकोनॉमी के एक्सपर्ट भी सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए फारूक सलीम साहब ने खतरे को आगाह करते हुए क्या ट्वीट किया है। डॉलर 191 पर पहुंच गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 900 अतिरिक्त पॉइंट्स की गिरावट आई है। फाइनेंशियल मार्केट क्रैश कर रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्रैश हो रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास सिर्फ $10.44 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व बचा है, जो शायद हफ्ते भर के लिए भी काफी ना हो। फाइनेंशियल इमरजेंसी की जरूरत है। सरकार लंदन में है, अब तो अल्लाह ही मालिक है। यानी आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मेरे जहन में एक और सवाल उठ रहा था कि भाई पाकिस्तान पर ऑलरेडी इतना ज्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान और भी नए कर्जे मांग रहा है, तो ऐसे में कर्ज पर एक देश को कब तक और कैसे चलाया जा सकता है, कैसे वो देश कर्ज पर सस्टेन करेगा आगे? तो इस पर मैंने सतिंदरजीत सिंह से पूछा, तो देखिए उनका जवाब क्या था। लोन हर कंट्री लेती है। जब कंट्री लोन लेती है तो उसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे या किसी तरह के इकोनॉमिकल ग्रोथ पे, किसी तरह के प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, किसी तरह के इंस्टीट्यूशनल रिसर्च पे इन्वेस्ट करती है। मगर अगर आपने वो लोन लिया और उसको कंज्यूम कर लिया और कोई एडिशनल आउटपुट आपने नहीं निकाला, तो उसका लोड किस पे पड़ेगा? उसका जो लोड है वो आम आवाम पे पड़ेगा। अब अगर आपने इंटरनेशनल करेंसी में लोन लिया है, तो जैसे अगर आपने डॉलर में लोन लिया है तो आपको चुकाना भी डॉलर में ही पड़ेगा। हो सकता है आपने लोन 20 साल पहले लिया हो, तब डॉलर की जो वैल्यू आपकी करेंसी में है वो कम हो, मगर अब वो बहुत ज़्यादा हो गई है। अगर आपको बहुत ज़्यादा अपनी करेंसी इकट्ठा करके डॉलर खरीदने पड़े और उसके बाद लोन रीपे करना पड़े, तो उस तरह के सिनेरियो में बैंकरप्सी के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन्फ्लेशन बहुत हाई हो जाता है और उसका इम्पैक्ट होता है पॉवर्टी रेट पे। तो इस तरह के सिनेरियो में जो बाकी डिस्पोजेबल इनकम होती है पर पर्सन बाकी चीज़ों के लिए, मे बी एजुकेशन के लिए या किसी भी और चीज़ के लिए, वो कम हो जाती है। तो जो पॉवर्टी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है, परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है किसी भी कंट्री में, जो कोई भी कंट्री कभी भी अफोर्ड नहीं कर पाती। सो लोन पे लोन लेकर कभी भी कोई भी कंट्री नहीं चल सकती। साफ है, जो आसार दिख रहे हैं उसमें पाकिस्तान का भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। ये लग रहा है, जो पाकिस्तान के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, जो भारत के एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं, कि पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी हो सकती है अगर पाकिस्तान की सरकार की तरफ से कुछ कड़े और बड़े फैसले नहीं लिए गए इकोनॉमी को सुधारने के लिए। और जाहिर सी बात है, जब ऐसी हालत होगी, कैओस मचेगा, तो अनरेस्ट पाकिस्तान में हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद है डिफेंस डिटेक्टिव का आज का ये एनालिटिकल एपिसोड आपको पसंद आया होगा। और अगर हाँ, तो भाई ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, क्योंकि देश के कोने कोने तक सही और सटीक जानकारी वाले वीडियो का पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो लोग नए मेरे चैनल पर आए हैं, प्लीज आप डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, क्योंकि इसकी वजह से जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी जानकारी फौरन मिल जाएगी। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। इस चीज़ में कोई शक नहीं कि आपका मुल्क जो है वो कर्जों पर कभी भी नहीं चल सकता। आपको जो है अपनी इंटरनल ग्रोथ भी इतनी बढ़ानी पड़ती है कि आपने अगर कर्ज लिया है तो आप जो है वो उसे चुकाने के काबिल भी हो। अगर पाकिस्तान में मैं बात करूं तो नो डाउट रिसेंट ईयर्स में जितना कर्ज पाकिस्तान में बढ़ा है ना, एक आम पब्लिक को यानी जो बंदा है उसे उस फिगर का नहीं मालूम होगा। लेकिन अगर आप जब डॉलर की कंडीशन देखते हैं कि पिछले 3-4 सालों में डॉलर ने जिस तरह जंप किया है, तो मेरा ख्याल जिस बंदे को थोड़ी बहुत भी इकोनॉमी की नॉलेज होती है ना, उसे पता चल जाता है कि भाई क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर ये कहूँगी कि मैं ये जितनी भी हमारी कंट्री में सिचुएशन इस तरह की बनी हुई है, मैं लोगों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इसका समझती हूँ। और उसकी रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम से, यानी कि अगर हम कहें कि जिस तरह के गवर्नमेंट के मतलब हमें तब्दीली नजर आई और फिर उसके बाद जो पॉलिटिकल लेवल पर हमें चेंजिंग नजर आई, उस पर मैं बात करना चाहूंगी कि इतना कुछ होने के बावजूद भी जो लोगों का अभी भी माइंडसेट है यहाँ पर, मुझे लगता है कि फिर
ऑब्वियसली मुल्क जो है वो इसी साइड पर ही जाएगा जब आपको समझ नहीं आएगी कि हमारे मुल्क के हालात किस साइड पे जा रहे हो और यहाँ तक पहुंचाने में किस किस का हाथ है। हम किसी से इतना ज्यादा एसोसिएट खुद को नहीं कर सकते क्योंकि हमें अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट देखना है। अगर एक पर्सनालिटी आपको पसंद है तो वो आप अपनी पसंद तक रखें, उसको मुल्क की बर्बादी का बाइस ना बनाएं। मैं बहुत मरतबा ये वीडियोस में बात कर चुकी हुई हूँ कि हम लोगों ने भी इमरान खान को वोट दिया था, मुझे मतलब लेकिन ये कि मुझे बाद में रिग्रेट हुआ कि मैंने अपना वोट वेस्ट कर दिया, क्योंकि हम लोगों ने भी ये सोचा था कि कुछ एक नया हम लोगों को देखने को मिलेगा कि मे बी वो कुछ बेहतरी लेकर आए मुल्क में, लेकिन इतनी बेहतरी लेकर आएंगे ये तो हम लोगों को अंदाजा नहीं था। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी जो उनके फॉलोअर्स हैं या जो लोग बात करते हैं उनके हक में उनकी कभी आप बात सुन लें, वो इन चीज़ों को, इन फिगर्स के बारे में तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको पता ही नहीं होगा, और दूसरा ये कि अगर आप उनको बता भी देंगे तो इट्स लाइक के भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है कि वो इस चीज़ को कभी मानेंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि ये सब जो जितने भी फिगर्स बताए जा रहे हैं ये झूठ प्रोपोगेंडा है, जो पिछले वाले थे वो चोर थे। हालांकि मैं वीडियो देख रही थी, मुझे इतना ज्यादा इकोनॉमी का आइडिया तो नहीं है, बट जब मैं वीडियो देखी थी उसमें जो फैक्ट्स दिखा रहे थे, तो जब पीपीपी का टाइम था यानी पीपल्स पार्टी का टाइम था तब जीडीपी की ग्रोथ कम होती जा रही थी। फिर जब नून लीग का एक टाइम आया उस टाइम पर वो अच्छी जा रही थी। फिर उसके बाद जब इमरान खान का टाइम आया फिर से इतना नीचे चली गई। डेट रेशो देखें आप या फिर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर देखें, मुझे नहीं लगता कि 3-3.5 साल में कोई भी काम ऐसा हुआ है कि जिस बेस पर मैं कह सकूं कि हाँ नहीं इनको टाइम और देना चाहिए था। आपको थोड़े टाइम में पता, 3-3.5 साल कोई थोड़ा टाइम नहीं है, 1-2 दिन का ये खेल नहीं है। अभी जैसे अभी की जो गवर्नमेंट है इतनी सारी खिचड़ियां बनी हुई हैं डिफरेंट पार्टीज की, और हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि भाई चमत्कार हो जाना चाहिए। चमत्कार कभी भी नहीं होता, आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है अपने लिए। हम अपने लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं? सबसे पहले तो हमें ये चीज सोचनी चाहिए हम अपने मुल्क के लिए कर क्या रहे हैं, हम अपने मुल्क में बना क्या रहे हैं, हमारे मुल्क की प्रोडक्शन क्या है। कुछ नहीं, हम लोग इतने डिपेंडेंट है हर चीज में कि कभी हमारा सऊदी अरब भाई बन जाता है, कभी टर्की हमारा भाई बन जाता है, कभी चाइना हमारा भाई बन जाता है। भाई आप जैसे अपने आप को बनाएंगे वैसे ही आपको ट्रीट किया जाएगा। और मुझे जिस तरीके से शहबाज शरीफ मतलब प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले उन्होंने जो एक लाइन बोली थी कि बेगर्स कांट बी चूजर, मैं उनके साथ बिल्कुल इस बात पर अग्री करती हूँ, क्योंकि आपको अपनी हैसियत बनानी पड़ती है और उसी तरीके से अगला बंदा आपको रिस्पांस देता है। यार जहाँ तक कर्ज की बात है ना, तो अभी ये पिछली हुकूमत जो गई है इमरान खान साहब की, तो एक अच्छा खासा टेन्योर जो है उन्होंने गुजारा, और उसके बाद हालात कुछ इस तरह के कर दिए गए कि उनकी यानी कि इकॉनमी के लिहाज से मैं बात करूँ, महंगाई के लिहाज से बात करूँ, कि लोग उनसे तंग आ गए। ठीक है, जहाँ तक कर्जों की बात है, देखें अगर आप एक घर बनाते हैं ना, आप उस घर की ज़मीन यानी कि जो ज़मीन है उसके डॉक्यूमेंट्स को, या आप अगर ज्वेलरी को जो है बैंक के पास अगर आप रखवाते हैं गिरवी के तौर पर, तो 2-3 साल में इंसान उसे भी छुड़ा लेता है। ठीक है ना, इंसान जो है वो मेहनत करता है। लेकिन आप अगर ऑन दी अदर साइड मैं पाकिस्तान की बात करूं तो मुझे जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक जो और मसला नज़र आता है यहाँ पर कि पिछली हुकूमत जो है ना वो उससे ही टटोलते रहेंगे, उसे ही बुरा भला कहते रहेंगे, आगे से कोई काम नहीं करेंगे कि बजाय इसके कि हम इकॉनमी में रिफॉर्म्स लेकर आए, जो पॉलिसीज है हमारी इकॉनमी की उसमें रिफॉर्म्स लेकर आए, अपने आप को खुद मुख्तार करें, डिफरेंट कंट्रीज को वो कंपनीज को कहें कि भाई आप आए इन्वेस्टमेंट करें, अपने लोकल लोगों को जो है वो पुशअप करें कि भाई स्टार्टअप्स करें। हम बजाय ये काम करने के हम जो है जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं उन्हें कोसते रहते हैं कि वो ये कर गया वो ये कर गया। ये आज के नहीं भाई, जब से मैंने होश संभाला है ना, जब से यानी कि समझ आना शुरू हुई है, मैं यही चीजें देखता आ रहा हूँ कि भाई फलानी हुकूमत ये कर गई, फलानी हुकूमत ये कर गई। भाई वो कर गई जो कर गई, आप अब क्या कर रहे हैं? आप जो है इन फ्यूचर जो है वो हमें क्या एक विजन दे रहे हैं? अगर अभी मैं ये जो जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत गई है उसके बाद से देख रहे हैं हम, उन्हें कभी कहीं पर जलसे हो रहे हैं, कभी कहीं पर जलसे हो रहे हैं, तो लोग मुझे नहीं समझ लगता कि भाई वो कौन लोग हैं जो चले जाते हैं। अभी की रिसेंटली की बात करूँ तो जो घी की प्राइस है वो 450 रुपये जो है वो लीटर क्रॉस कर चुकी हुई है। एक आम बंदा जो नॉर्मल कमा रहा है वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, जो
क्या नाम लेते हैं एक पॉलिटिकल लीडर है या क्या नाम लेते हैं ये जो अमीर लोग हैं उन्हें इस चीज़ से कोई सरोकार नहीं, क्योंकि अमीर बंदे का तो भाई एक लाइफस्टाइल इस तरह का होता है कि भाई वो बिजनेस पर्सनैलिटी होते हैं, चीज़ों की कीमतें बढ़ती हैं भाई वो भी कीमतें बढ़ा देते हैं, वो अपने पल्ले से नहीं डालते। लेकिन एक तनख्वाहदार तबका, ठीक है ना, जो हमारे मुल्क का जो एक मेजर जो है तबका है, वो किस तरह ज़िंदगी गुजार है इससे कोई सरोकार नहीं है। कर्ज़ों की मैं बात करूँ तो लिटरली ये तो मुझे आइडिया था कि कर्ज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा बाहर से लिया जा रहा है, लेकिन इतना यानी कि क्या नाम लेते हैं वो आप कह लें कि डेड एंड पे जो एक ग्राफ की लाइन है वो ऊपर गई है। ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है 2-3 सालों में। बिल्कुल, मैं मौसम की बात से एग्री करूंगी कि ये जो जितने भी स्टैट्स हमारे सामने आ रहे हैं ये तो अभी सामने आ रहे हैं, और अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगी कि लोग अभी भी इस बात को प्रोपोगेंडा समझते हैं, मतलब वो अपनी आंखें खोलना नहीं चाहते। अच्छा, यहाँ पर मैं कुछ पाकिस्तानी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं इनके बारे में बात करना चाहूँगी। ऑल्दो मैं पहले ये बात बोलना चाहती हूँ कि मुझे इकोनॉमी की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट वीडियोस देकर जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है आपको कर्जों की ज़रूरत पड़ी, आपने ली, लेकिन उसके बाद आपने उसका यूज़ कहाँ पर किया? आपने लोगों को सब्सिडी देने में उसका इस्तेमाल कर दिया ताकि आपको वोट बैंक मिले, वो तो बहुत गलत है, क्योंकि वो आपके शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हैं। आपने अपनी कंट्री के इंटरेस्ट में कुछ नहीं किया। आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करना चाहिए था, जैसे मौजूद ने बोला कि स्टार्टअप्स के लिए आपको यूथ को सपोर्ट करना चाहिए था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आपको अपनी यूथ को यूटिलाइज करना आना चाहिए था कि भाई ये आने वाले वक्त में हमारे मुल्क को संभालेंगे, तो हमें इनको ऐसे ट्रेन करना है या हमें इनको ऐसा बनाना है कि ये मुल्क की इकोनॉमी में रिफॉर्म लेकर आए, ये मुल्क के डिफरेंट सेक्टर्स में रिफॉर्म लेकर आए। बट मुझे तो कभी ऐसी मैं कहूँगी कि ना तो मुझे चीज़ें नजर आई और ना ही मुझे कभी ऐसा इन्वायरमेंट नजर आया। अगर मैं अपनी भी बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कभी अपनी टीन एज में इन चीज़ों को डिस्कस भी किया हो। तो मुझे लगता है कि ये आज के टाइम में बहुत इसलिए ज़रूरी है। तो चलो उस टाइम पर तो सोशल मीडिया इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा लोग इसके साथ फेमिलियर हैं, तो आपके पास बहुत सारी नॉलेज आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग इधर उधर की देखने को मिलती हैं। तो उससे बेहतर होता है कि हम लोग अपनी वीडियोस जो हैं मतलब जो काम की वीडियोस हैं जिससे हमें नॉलेज मिले उस पर हम लोग बात करें, क्योंकि मोस्टली मैंने पाकिस्तानियों को देखा है कि वो लोग ना सुनी सुनाई जो प्रोपोगेंडा बातें हैं उन पर इतनी जल्दी यकीन कर लेंगे और फिर उसी चीज़ को लेकर आगे बहस करना शुरू हो जाएंगे। फैक्ट्स फिगर्स का उनको कुछ नहीं पता होगा कि पीछे किस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। तो जो दूसरा बंदा होता है ना वो फिर ना कहता है कि यहाँ पर सर खपाने की ना कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें समझना नहीं है। दूसरा मैं ये कहूँगी कि मुझे अभी लगता है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, नो डाउट बहुत वर्स्ट सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है, और मुझे पर्सनली बहुत दुख होता है, क्योंकि अगर मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि अगर हम खा रहे हैं ना तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी सब लोग भी खा रहे हैं। तो हमें उनका भी एहसास उतना ही होना चाहिए, उनका भी उतना ख्याल होना चाहिए, क्योंकि जिस कौम में एहसास नहीं होगा ना एक दूसरे के लिए, वो कौम कभी भी आगे नहीं जा सकती। आपका मुल्क तब तक मुझे नहीं लगता कि प्रोग्रेस कर सकता है जब तक आप यूनाइटेड नहीं होंगे, जब तक आपके अंदर एक दूसरे के लिए एहसास नहीं होगा। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। बट अभी के टाइम में मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट है लोगों के लिए इन सब चीज़ों को हैंडल करना। लेकिन अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा टाइम एक हम लोग क्रॉस कर लेंगे सब लोग मिलकर कि हर 10 दिन के बाद भी तो 100-200 रुपए बढ़ रहे हैं ना, तो अगर एक मरतबा ये बम गिर जाए और उसके बाद चीज़ें अगर ये सही कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं पर ऐसी चीज़ें जो है वो करनी चाहिए, और जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब आप रोटी कपड़ा मकान में ही पड़े रहेंगे या पेट्रोल की कीमतों में पड़े रहेंगे ना, तो आपको इकोनॉमी की कोई सूझबूझ नहीं आएगी। तो हमारे लीडर्स किस तरह के होने चाहिए ये हमने चूज करने हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई नून लीग अच्छी है या पीटीआई अच्छी है या पीपीपी अच्छी है। आपकी डिमांड होनी चाहिए, एक आम इंसान की डिमांड होनी चाहिए कि भाई आपके क्या आपका विजन क्या है हमारी कंट्री को लेकर, आपने क्या गोल सेट किए हैं, आप अपने टास्क को किस तरह से कंप्लीट करेंगे, हमारे सामने हमारे साथ डिस्कस करें। ये जो इतने ज़्यादा जलसे होते हैं अपने वोट बैंकिंग के लिए, उनकी जगह पर ये चीज़ें डिस्कस होनी चाहिए। 3-3.5 साल के अरसे में मुझे तो ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मुझे लगता है कि शायद इससे ज़्यादा सोई हुई गवर्नमेंट मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी थी, कि जिसने कभी कोई काम किया ही नहीं, कि कोई भी एक प्रोफेशन या कोई एक डिपार्टमेंट ही नज़र आता हो कि जी हाँ ये एक्टिव है या काम कर रहा है।
तो मुझे लगता है कि अब लोगों को आकर ना इन सब चीजों की बड़ी जरूरत है कि वो ये चीज समझें कि हमारे लिए लीडर्स कौन से अच्छे हैं। यार फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ से बात करना चाहूँगा सब्सिडी की, जहाँ पे आपने बात की, तो मेरा ख्याल है कि सब्सिडी जो है वो ख़त्म करना हल नहीं है, क्योंकि अगर सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, तो एक महंगाई का बहुत ज़्यादा जो है वो तूफान आएगा, जो कि मेरा जहाँ तक मुझे लगता है ना कि पेट्रोल की अगर 10 रुपये कीमत बढ़ती है ना, तो बाकी जो आइटम्स है ना वो 20 से 25 रुपये जो है वो कीमत अपनी बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो अपनी हिसाब से पता नहीं क्या कैलकुलेशन होते हैं वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना फ़र्क जो है वो देखने को मिलता है। तो मेरा जहाँ तक ज़्यादा ख्याल है कि सब्सिडी ख़त्म करना जो है वो एक हल नहीं है, बल्कि आपने अपने इकॉनमी में रिफॉर्म्स किस तरह लाने हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स लाने हैं, आपकी जो कैबिनेट है उसमें जो है रिफॉर्म्स वो लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बजाय इसके कि आप जो है दूसरे मुल्कों के पास जाएं कि हमें कर्जा दें, उन पर डिपेंडेंट रहें। आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि भाई हम, क्योंकि पाकिस्तान की अगर बात करें, भाई एक रिसोर्सफुल कंट्री है, पाकिस्तान में ऐसा कंट्री नहीं है कि भाई बिल्कुल ही यहाँ पे कुछ नहीं है, हर चीज़ यहाँ पर है। आप उसे किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं, आप अपनी लोकल प्रोडक्शन को कैसे जो है वो बूस्ट कर सकते हैं, बजाय इसके कि एक चीज़ जो आप बाहर से मंगवा रहे हैं, आप वो लोकल कैसे जो है, कुछ नो डाउट चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप नहीं प्रोड्यूस कर सकते लोकल, आप उनकी प्रोडक्शन नहीं कर सकते, लेकिन जो आप जो है बाहर से यानी कि मंगवा रहे हैं, लेकिन उसका आप एक वो तो खड़ा कर सकते हैं ना, अल्टरनेटिव एक ऑप्शन तो खड़ा कर सकते हैं कि भाई ये हम लोकल प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप ये परचेज करें। फिर उसके बाद अगर एक और बात की जाए, जैसे हाँ इस तरह सब्सिडी देना कि अगर आवाम को आप कर्ज दे रहे हैं और आप कहें कि भाई इंटरेस्ट फ्री है, वो आप जो है इस तरह की सब्सिडी ना दें। आप आवाम को क्या नाम लेते हैं, बजाय इसके कि उन्हें रोज़गार देने के या उन्हें क्या नाम लेते हैं आप जो है एक अच्छा फ्यूचर देने के, हम आपको इतने लाख घर बना कर देंगे, ठीक है ना, ये गलत है। आप बजाय इसके कि क्या नाम लेते हैं जो चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेके जाएं, आप ये काम करके इकॉनमी पे ही बर्डन डाल रहे हैं। सब्सिडी से मेरा मुराद यही चीजें थी कि जो चीजें, जिन चीजों पर हम लोगों को जरूरत नहीं है कि हम सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए लोगों को सहूलत दें, तो मुझे नहीं लगता कि उन चीजों पर सब्सिडी देनी चाहिए। और अभी के लिहाज से जो मैं बात करूं, तो मैं मौजूद से ये बात पूछना चाहूंगी कि अभी जिस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में चल रही है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में इतना रिजर्व है या इनके पास इतना पैसा है कि किसी चीज पर भी सब्सिडी दे सकते हैं या अफोर्ड कर सकते हैं? जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप लोगों को सब्सिडी कैसे देंगे? तो मुझे लगता है कि हाँ, कुछ टाइम पहले अगर इन्होंने प्लानिंग की होती तो फिर मे भी हो सकता था कि जी हाँ ठीक है आप सब्सिडी दो, क्योंकि आपके पास इनफ रिजर्व है, आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हाँ आप इन सब चीज़ों को अफोर्ड कर सकते हो। लेकिन जब आप बैंक में पैसे रखने पर भी लोगों को पे कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को घर भी बना कर दे रहे हो, उस पर भी आप लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हो, तो मुझे लगता है, और उसमें भी इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो लोग डिजर्व करते हैं उनको तो वो चीज़ें मिलती नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं डिजर्व करते वो हर चीज़ को करके रहते हैं, क्योंकि करप्शन इतनी ज़्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि सिस्टम को सही होना बहुत ज़रूरी है, और सिस्टम तब तक सही नहीं होगा जब तक लोग एजुकेट नहीं होंगे, लोग चीज़ों को समझेंगे नहीं, लोगों में शौर नहीं आएगा। अभी नो डाउट, मतलब फिर अगेन मैं कहूँगी हर किसी की अपनी ओपिनियन है, ये बहुत एक हार्श रियलिटी लगती है कि भाई सब्सिडी ख़त्म कर देनी चाहिए। मैं टोटली उस तरह से नहीं कह रही कि आप एकदम ही बस लोगों को भूखा ही मार दो, आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो उतना ना हो कि जितना आपकी परचेजिंग पावर जो है वो ही ना रहे। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें जहाँ पर अगर आप सब्सिडी ख़त्म करेंगे तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम कड़वा ज़रूर होगा, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है कि शायद आपको राहत मिल जाए। बट ये सारी एक आइडियल सिचुएशन है जो कि मैं एक सोच रही हूँ, या मतलब अपनी समझ के मुताबिक। लेकिन ये कि जहाँ तक मैं पॉलिटिशियंस को देखती हूँ उनको सिर्फ अपनी अपनी पड़ी होती है, और जहाँ तक मैं लोगों को भी देखती हूँ ना उनको भी सिर्फ पॉलिटिशियंस की पड़ी होती है कि हम इस पार्टी के साथ, हम इस पार्टी के साथ है। मुल्क की तो मुझे लगता है किसी को नहीं पड़ी हुई, इसी वजह से मुल्क जो है वो इस धाने की तरफ जा रहा है। अदरवाइज डिफरेंट जर्नलिस्ट हैं या जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो आपको एक अलार्मिंग सिचुएशन के लिए अलर्ट कर रहे हैं, लेकिन आपकी कभी भी नज़र उस साइड पर नहीं आ रही। फिर भी लोग ये कहेंगे कि अगर रूमर्स हैं या फिर प्रोपेगेंडा है, तो मुझे लगता है कि फिर शायद यही सब लिखना हमारे नसीब में है। यार जहाँ तक सब्सिडी की बात है ना, तो नो डाउट सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट पे बर्डन जरूर होती है, लेकिन ऑन दी अदर साइड पे देखा जाए ना तो अवाम को बहुत ज़्यादा रिलीफ होती है। अब पाकिस्तान में जो है सबसे बड़ा मसला ये है कि आपकी यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बन रही हैं बेसिकली वो मोस्टली आप इंपोर्ट ही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स आपका ना होने के बराबर है, बहुत कम है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान को जो है ना अपनी इकॉनमी में, जो यहाँ पे कैबिनेट है, उन्हें अपनी इकॉनमी
के जो पॉलिसीज हैं उनमें रिफॉर्म्स इस तरह लाने पड़ेंगे कि भाई जो जाइंट कंपनीज हैं जो कि आपके इकोनॉमी का एक मेजर चंक अपने मुल्कों में ले जाती हैं, आप उन्हें कहें कि भाई बजाय इसके कि आप जो है ना यहाँ पर चीजें संभल करवा रहे हैं, आप जो है पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं ताकि आपके अपने प्रॉफिट लें, लेकिन आपके मुल्क का जो पैसा है वो आपके मुल्क में ही सर्कुलेट करता रहे, लोगों को रोजगार मिले, लोगों की जो जिंदगी है वो बेहतर हो। और जो क्या नाम लेते हैं बीच में जर्नलिस्ट हैं, नो डाउट वो सारे जो हैं बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अक्सर उन्हें सुनता हूं और उनकी बातें इतनी क्लियर होती है क्योंकि कुछ अब क्योंकि जर्नलिस्ट ऐसे हैं जो यूट्यूब पर आ चुके हैं और वो काफी ओपनली जो है इन चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं, तो आपको जो है वो समझ आती है। लेकिन फिर वहीं पे बात आ जाती है कि लोग बजाय इसके कि अपने मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट देखें, लोग जो है ना पॉलिटिकल लीडर्स का नेशनल पर्सनल इंटरेस्ट, सॉरी नेशनल इंटरेस्ट नहीं कहूंगा, पर्सनल इंटरेस्ट देखते हैं। लेकिन मौसम फिर ये बात आ जाती है कि जिस तरह से आप एग्जांपल दे रहे हो, उसके लिए हमारे मुल्क की एक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए ना, वो क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए आपको काम करना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि हम लोगों ने कोई ऐसा काम किया है इतने सालों में जहां पर हम लोग किसी से डिमांड कर सकें कि भाई आप यहाँ पर प्लांट लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, असेंबलिंग का सब कुछ यहाँ पर हो। यार तो, हाँ, सॉरी आपको इंटरप्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे देखें अगर आप जो है नहीं कंपनीज लगा रहे, गवर्नमेंट जो है उसके पास एक प्रॉपर चीजें होती हैं, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट एक ही गवर्नमेंट है उसमें ही वो कहते हैं ना अंधा बांटे मोड़ मोड़ अपनों को रियोड़ियां, वो वाला हिसाब करेंगे ना कि भाई फलानी वजारत उससे लेके दूसरी वजारत दे दी, फिर उससे हटा के फिर दूसरी वजारत से दे दी, भाई इसका कोई फायदा नहीं। जब आपको एक चीज नजर आ रही ना कि एक बंदे की परफॉर्मेंस जीरो है, भाई उससे कि भाई जाओ आप, ठीक है ना, आपको वो चीजें घुमानी नहीं चाहिए कि भाई इधर से उठा के उधर बैठा दिया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे पाकिस्तान में कार बनाने वाली कंपनीज हैं, ठीक है ना, लेकिन वो सिर्फ असेंबलिंग प्लांट है, उनका जो एक जो सारी चीजें वो बाहर से आती है। क्या गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो लोकल कंपनीज जो हैं या लोकल ऐसे लोग हैं जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इतनी अपॉर्चुनिटी दें कि भाई वो कंपनी असेंबलिंग प्लांट बना रही हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग बनाएं, पाकिस्तान की अपनी लोकल मेड गाड़ियां हो। तो मेरा ख्याल है कि अगर इस तरह हो ना और उनकी क्वालिटी अच्छी हो तो लोग जो है बजाय इसके कि इतनी महंगी महंगी गाड़ियां जो कि हर महीने दूसरे तीसरे महीने जो है प्राइस में इंक्रीज कर देती हैं, तो लोग उसके बजाय अपनी लोकल चीज जो है वो खरीदना पसंद करेंगे, खासतौर पर एक मिडिल क्लास तबका। लेकिन अगेन ये किसका काम है? गवर्नमेंट का गवर्नमेंट का काम है। अगर काम नहीं कर रही तो उसको पॉइंट आउट करने का किसका काम है? लोगों का काम है जो कि नहीं करते। तो मेरा मेन पॉइंट यही है कि लोगों को ये सब समझने की जरूरत है, उनको उनके पास इतना राइट होना चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर का भी जो अकाउंटेबिलिटी कर सकेंगे, भाई हमें आंसर चाहिए कि आपने अगर ये चीजें कही थी तो क्यों नहीं की, वो अभी तक क्यों नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि हर कड़ी जुड़ी होती है। और जैसे मौजूद ने बात की कि आप अपने ही सारे जो उनको वजारतें देते रहते हैं, तो श्रीलंका का भी अगर देखा जाए तो यही हाल नजर आता है। तो लेकिन ये कि अगेन मैं सिर्फ ये दुआ कर सकती हूँ कि अभी लोग जो है चीजें समझ जाएं, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो चीजें चाहे तो नॉर्मल हो सकती हैं, आप अपनी नहीं अगर लोग समझे, पॉलिटिकल लीडर्स दोनों समझे ना, तो चीजें अभी भी जो है वो बहुत ज्यादा बेहतर हो सकती हैं। आप जो है अपनी इकोनॉमी को दोबारा से जो है वो स्टैंड कर सकते हैं। आप इंडिया की मिसाल ले सकते हैं, इंडिया ने जैसे 90s में जो है इकोनॉमी को अपनी रिफॉर्म किया, अपनी पॉलिसीज को रिफॉर्म किया, आप भी कर सकते हैं, आप भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट मौसम पता है फिर उसके लिए यूनाइटेड होना बड़ा बहुत जरूरी है। कि अभी जो पार्टीज अपनी अपनी चीजों को लेकर बैठी हुई है ना, कि जैसे इमरान खान के जलसे हो रहे हैं, कहीं पर जो करंट गवर्नमेंट है उन लोगों के जलसे हो रहे हैं, इसकी बजाय अगर ये सब लोग एक टेबल पर बैठकर बात करें कि हमारे मुल्क के हालात बहुत खराब हो रहे हैं और हम लोगों को इसके लिए क्या करना चाहिए, और लोगों को भी यही समझ आनी चाहिए बजाय इसके कि ये लोगों को बांटे, तो मुझे लगता है कि शायद ज्यादा काम जो है वो अच्छे तरीके से हो सकता है और हमारे मुल्क में थोड़ी बेहतरी आ सकती है। बाकी अगेन मैं ये कहूंगी कि जब तक आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, अपने आप को क्रेडिबल नहीं बनाएंगे, तब तक दुनिया का कोई भी मुल्क आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देगा। और मुझे लगता है कि हम लोगों को कंप्लेन करने का भी राइट नहीं बनता फिर कि उसने हमारे साथ ऐसा किया या उसने हमारे साथ ऐसा किया।
क्योंकि हमारा हाथ जब लेने वाला होगा तो हमें ट्रीट भी उसी तरीके से किया जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी लोगों को ये चीज़ें सारी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत शदीद ज़रूरत है कि जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उनको आंखें खोलकर और दिमाग खोलकर सुने, क्योंकि ये हम सब की बेहतरी के लिए। और कुछ जर्नलिस्ट से भी मैं बात बोलना चाहूँगी कि मैंने पाकिस्तान में कुछ जर्नलिस्ट ऐसे देखे हैं जो अब वो बढ़ चुके हुए हैं, कुछ इस साइड पर हैं, कुछ उस साइड पर हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों का भी काम ये है कि मुल्क की बेहतरी के लिए जो चीज़ें हैं ना, अपनी पर्सनल चॉइसेस पर नहीं, जो मुल्क की बेहतरी है उस पर वो लोग बात करें और लोगों को इकट्ठा करें। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। बहुत अच्छा लगा ये वीडियो देखकर एक साइड पर, क्योंकि बहुत सारी जानकारी मिली और थोड़ा ऑब्वियसली आपको टेंशन भी होती है क्योंकि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। बाकी हम दुआ करते हैं कि पाकिस्तान के हालात अच्छे हो जाएं। और आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको क्या लगता है वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो इतना ज़्यादा मतलब इस साइड पर जा रहा है कि आपको बहुत ही एक वर्स्ट सिचुएशन देखनी पड़ रही है। इमरान खान साहब के जो भी गलत पॉलिसीज थी या उनके जो गलत डिसीजन थे उनके बारे में तो हम लोगों को बिल्कुल आइडिया है, लेकिन इसके अलावा और आपको क्या लगता है ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। इसी साथ हमें वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।